हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8 यूनिट है जिसका नाम है रीति काव्य, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। इससे पहले वाला जो पार्ट है रीति काव्य की परिस्थितियाँ, ये टॉपिक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, इसमें नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने BHDC 132 का जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें बना दी थी। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर BHDC 132 की। और मैंने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस पर भी उसमें वीडियो बना रखी है, इसलिए मैं इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी, बस ऐसे समझाऊँगी आप लोगों को। ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मतलब उस समय रीतिकालीन काव्य की खास विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। रीतिकालीन काव्य में जितने भी मुख्य तथा गौण प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, उन सब की विषय, वर्णन, शैली आदि की दृष्टि से अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। अतः प्रत्येक प्रवृत्ति की विशेषताओं पर पृथक पृथक विचार कर लेना भी उचित होगा। मतलब उस समय की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन सबकी अपनी विषय से संबंधित वर्णन, शैली, इन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उस पर अलग अलग विचार करना ही जरूरी है। तो इसकी पहली विशेषता है रीति निरूपण। रीति निरूपण को हम लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। तो मैं ये आपको ऐसे पढ़ के नहीं बता रही, सिर्फ ऐसे ही अपने पास से समझा रही हूँ। तो रीति निरूपण का मतलब होता है लक्षण ग्रंथ। तो ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया। रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे वो लोग पहले लक्षण ग्रंथ लिखते थे। जैसे कि ऐसे 4-5 उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिख दिए, फिर एक लक्षण को लेकर उदाहरण के रूप में उसकी पूरी कविता लिख देते थे, फिर दूसरे लक्षण को लेकर ऐसे ही उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते थे। तो यही है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता था। रीतिकाल की सबसे प्रमुख और खास विशेषता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल में सबसे ज्यादा होता था और इन कवियों को, जो कवि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करके कविताएं लिखते थे, उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। अब इसका दूसरा पार्ट है श्रृंगारिकता। तो श्रृंगारिकता सबसे ज्यादा थी क्योंकि जो वहाँ राजा महाराजा होते थे तो वो श्रृंगार से संबंधित कविताएं चाहते थे, तो इसलिए रीतिकाल में श्रृंगारिकता भी एक प्रमुख विशेषता थी। श्रृंगार से संबंधित यानी कि वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों से संबंधित रचनाएं होती थी। विलासी आश्रयदाता होते थे तो उन्हें श्रृंगार पसंद होता था, तो वो श्रृंगार से संबंधित कविताएं चाहते थे। अब जो वो थे कवि थे तो वो आश्रयदाताओं के पास रहते थे, आश्रय पाते थे उनका, उन्हीं के पास रहते थे, दरबारी कवि होते थे। तो इसलिए वो लोग उनकी जो मर्जी होती थी, जो सामंत होते थे, राजा होते थे, उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार अपना काव्य की रचना करते थे। तो इसलिए श्रृंगारिक प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है रीतिकाल में। अब श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण है। मतलब कि उनकी कवियों की जो रीति कविताएं थी, उन कवियों की कविताओं का प्राण यानी कि उनकी जान है श्रृंगारिकता। रीति निरूपण की प्रवृत्ति के समान इसके भीतर भी कतिपय सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती हैं। मतलब रीति निरूपण, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, लक्षण ग्रंथों की समान श्रृंगारिकता भी एक प्रमुख विशेषता थी रीतिकाल की। अब इसका दूसरा थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है रीति इत्र काव्य। तो रीति इत्र काव्य क्या होता है ये देखते हैं हम। रीति इत्र काव्य की गौण प्रवृत्तियों में से एक राज प्रशस्ति संबंधी प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता ये है कि इन कवियों ने सामान्य रूप से अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और पराक्रम तथा उनकी दानशीलता आदि कतिपय गुणों का वर्णन किया है। मतलब जो आश्रयदाता होते थे तो कवि इनके शौर्य और पराक्रम और उनकी शक्ति, उनकी दानशीलता, इसी का वर्णन करते थे। मतलब उनके अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन करते थे। इनमें शौर्य पराक्रम के स्थान पर आतंक तथा उनके दान के व्यापार के स्थान पर दान की सामग्री की विपुलता का वर्णन ही कवियों का अभीष्ट प्रतीत होता है। मतलब शौर्य पराक्रम के स्थान पर जो राजा महाराजा होते थे वो आतंक फैलाते थे, किस तरह से जनता को परेशान करते थे, और दान व्यापार की जगह पर वो किस तरह से जनता को लूटते थे, उसकी सामग्री को लूटते थे। तो इस सब का जो है काव्य में नहीं देखने को मिलता है। ये सब रीति काल के कवियों के काव्य में नहीं देखने को मिलता है।
सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो आश्रयदाता के पास ही रहते थे, दरबारी कवि होते थे, तो वो लोग वही लिखते थे जो वो उनसे कहते थे, उनकी अच्छाई के बारे में ही लिखते थे। अगर वो अच्छाई के बारे में नहीं लिखते तो उनको आश्रय भी नहीं मिलता, तो इसलिए वो उनकी अच्छाई के बारे में झूठी बातें भी लिख देते थे, सच्ची बातें उसमें कम होती थी। इसलिए इस कविता में झूठी प्रशस्ति द्वारा धन ऐंठने की भावना का अनुभव अधिक होता है। आश्रयदाता के प्रति श्रद्धा भाव की कम अनुभूति होती है। मतलब आश्रयदाता के प्रति जो इनका श्रद्धा भाव था ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं देखने को मिलती। उन्होंने सिर्फ झूठी बातें लिखी, अच्छी आश्रयदाताओं की जो अच्छी बातें थी बस वही अपनी कविता में लिखी, उनके जो सच है वो देखने को नहीं मिलता। तो अगर वो सच लिखते तो जब हम कह सकते थे कि आश्रयदाताओं के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी, वो सच्चाई नहीं लिखी उन्होंने, ये है इसका मतलब। भक्ति की प्रवृत्ति के वैशिष्ट्य के विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि परंपरागत आस्थाओं और विश्वासों के कारण इस काल की भक्ति परक कविता कवियों की धार्मिक भावना का परिचायक होने के साथ साथ देवी देवताओं की शरण में जाकर अपने संकट निवारण की प्रार्थना तथा आत्म शांति की खोज वे प्रयत्न को करती हैं। मतलब इस समय भक्ति कम थी, रीति काल था, ये भक्ति परक कविताएं तो होती थी, लेकिन जो आश्रयदाता होते थे वो बस देवी देवताओं की शरण में जाकर सिर्फ अपने संकट यानी कि उनके ऊपर जो विपत्ति आ जाती थी और आत्म शांति फैल जाती थी जनता में, तो बस उसी की खोज के लिए, उसी का निवारण करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए ये लोग भक्ति करते थे, जो आश्रयदाता होते थे और कवि होते थे उस समय के। और मतलब इनके काव्य में भक्ति से संबंधित जैसे भक्ति काल में था वैसी भक्ति नहीं देखने को मिलती, बस ये अपनी परेशानियों से निकलने के लिए ही ईश्वर की शरण में जाते थे, देवी देवताओं की शरण में जाते थे और प्रार्थना करते थे बस। इसी प्रकार नीति की प्रवृत्ति में आत्मबोध तथा अपने इष्ट मित्रों या पक्ष के लोगों के लाभ के लिए अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से या अन्योक्ति द्वारा प्रच्छन्न रूप से प्रकट करने का प्रयास रहा है। मतलब ये लोग जो थे अपने दोस्तों और मित्रों को पक्ष में अपनी कविताएं भी करते थे, कभी कभी अपने अनुभवों को भी उसमें डाल देते थे अपनी कविताओं में, रीति काल के कवि। भक्ति के समान काव्य शास्त्रीय नियमों से बंधी नीति परक रचनाएं इस काल के रीति ग्रंथ तथा रीति की परिपाटी में बद्ध ग्रंथों में मिलती हैं। अब काव्य शास्त्रीय नियमों से संबंधित नीति परक रचनाएं, मतलब इस समय काव्य शास्त्रीय नियमों से संबंधित रचनाएं होती थी, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। काव्य शास्त्रीय नियमों से संबंधित रचनाएं होती थी और इन्हीं नियमों को हम लक्षण ग्रंथ भी कहते थे। तो इसमें नीति परक रचनाएं भी होती थी, नीति से संबंधित रचनाएं, और रीति ग्रंथों की भी रचनाएं होती थी जिसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण वगैरह होता था। किंतु इनमें दो प्रकार की अंत्य प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं, मतलब दो प्रकार की इसकी खास विशेषताएं हैं। इनमें प्रथम अंत्य प्रवृत्ति की परिचायक वे रचनाएं कही जा सकती हैं जिनमें कवि अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों या महापुरुषों की वाणी के आधार पर व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है या अपने आप को संबोधित करता है। मतलब इसमें दो तरह की जो खास विशेषताएं थी रीति काल में कवियों की, तो पहली विशेषता के अंदर वो कवि आते थे जो अपनी रचनाओं से किसी महापुरुष या फिर अपने जीवन के ही अनुभवों से लोगों को या फिर जनता को वो कराते हैं, संबोधित करते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य है, उनके क्या अकर्तव्य है, तो इसके बारे में बताता है। तो वो पहले अंतर प्रवृत्ति में आ जाते हैं ऐसे कवि। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे। तो पहली प्रवृत्ति में जैसे कि सत्सई, बिहारी सत्सई है, तो इसमें इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को लेकर और महापुरुषों की वाणियों को लेकर लिखा है और लोगों को अकर्तव्य और कर्तव्य के बारे में बताया है। इसमें इनमें वृंद की सत्सई है और बिहारी की भी सत्सई है। तो ऐसी कविताओं में जिनमें कवि किसी के महापुरुष के बारे में लिखते थे या फिर जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में लिखते थे अपने ही जीवन के, तो उसमें सत्सई आती है। सत्सई में एक वृंद की सत्सई है और एक बिहारी की सत्सई है।
अन्य सत्य ग्रंथों तथा अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथों के कतिपय छंदों में भी इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। मतलब दूसरी सत्सयों में और अलंकार निरूपण संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ये विशेषता देखने को मिलती है। अब है दूसरी अंत्य प्रवृत्ति। दूसरे अंत्य प्रवृत्ति उन रचनाओं को कहा जा सकता है जिनमें कवि अन्योक्ति अलंकार की सहायता से किसी व्यक्ति को सावधान करता है या कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। मतलब दूसरी अंत्य प्रवृत्ति में ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, कोई कवि अन्योक्ति अलंकार की मदद से किसी व्यक्ति को सावधान करता है, उसके बारे में कुछ बताता है या फिर उसे उसके कर्तव्य और अकर्तव्यों का बोध कराता है। पहले वाली क्या थी कि अपने अनुभवों के बारे में बताता है या फिर उसके कर्तव्य का बोध कराता है। महापुरुषों की वाणी के आधार पर कर्तव्य का बोध कराता है, लेकिन इसमें वो अपने ही अनुभवों को लेकर अपने ही मन से लोगों को कर्तव्य का बोध कराता है और व्यक्तियों को सावधान करता है। तो इसे ये दूसरी प्रवृत्ति होती है, दूसरी अंत्य प्रवृत्ति। ये रचनाएं अधिकांशतः उस युग के दरबारी वातावरण में लिखी गई हैं। मतलब उस समय रीति काल में दरबारी वातावरण में लिखी जाती थी। मतलब दरबार में जब रचनाएं होती थी तो कवि इस प्रकार की रचनाएं करते थे, दूसरी अंत्य प्रवृत्ति की रचनाएं, जहाँ कोई व्यक्ति शासक के कोप के भय से स्पष्टता कुछ कहना नहीं चाहता था। अब ये लोग जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, तो उनके बारे में लोगों को सावधान करते थे, उन्हें बताते थे कि राजा के लिए उनका क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और राजा, क्योंकि राजा महाराजा होते थे तो वो इसलिए उनके डर से कुछ राजा महाराजाओं के बारे में कुछ नहीं कहते थे, बल्कि जनता को ही, और जो लोग होते थे दरबार में जितने भी लोग बैठे होते थे उनको ही उनके कर्तव्य का बोध कराते थे राजा के प्रति, या फिर आश्रयदाता कह सकते हैं, सामंत कह सकते हैं। शेष गौण प्रवृत्तियों में प्रकृति को श्रृंगार रस की उद्दीपक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किए जाने के सिवाय और कोई विशेषता दृष्टिगत नहीं होती। मतलब श्रृंगारी रस देखने को मिलता है इस रीतिकाल में, और वही है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, और इससे ज्यादा और कोई विशेषता देखने को नहीं मिलती रीतिकाल में। जैसे भक्ति काल में बहुत सारी विशेषताएं थी, उन्होंने जनता का साथ दिया था। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति का विरोध किया था, समाज सुधारक बने थे। लेकिन ये जो रीतिकाल के जो कवि थे ये दरबारों से जुड़े हुए थे, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता था। ये लोग जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखते थे, लोग दरबारों से जुड़े होते थे, और जनता भी फिर रीतिकाल में दूर हो गई थी साहित्य से। आधुनिक काल में जब भारतेंदु युग आया तो जब जनता दोबारा से जुड़ी थी साहित्य से। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।